पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बड़ी जीत के बाद देश में नए सिरे से सियासी हलचल शुरू हो गई है। बीजेपी विरोधी दल फिर एक प्लेटफॉर्म पर आने के फॉर्मूले पर विचार करने लगे। लेकिन चुनाव जिताने वाले जादूगर प्रशांत किशोर नया फॉर्मूला बनाने की बात कर रहे हैं। आखिर विपक्ष को एक करने का नया फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसका जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही। सियासी शह और मात की बिसात पर वही पुरानी मोहरें हैं, वही घोड़े की पुरानी ढाई चाल है। लेकिन बादशाह पूरी तरह से महफूज है। अब बादशाह को चित करने के लिए नई चाल चलने की जरूरत महसूस की जाने लगी है। पिछले दिनों प्रशांत किशोर यानी पीके पहले मुंबई और फिर दिल्ली में मौजूदा राजनीति के पुराने खिलाड़ी शरद पवार से मिलते हैं। उसके बाद राष्ट्रमंच के बैनर पर शरद पवार के घर पर यशवंत सिन्हा विपक्षी दलों की बैठक बुलाते हैं। इसके साथ ही एक बार फिर तीसरा मोर्चा, संयुक्त मोर्चा जैसे शब्द भूले बिसरे गीत की तरह राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगे हैं। लेकिन भला हो पीके का, जिन्होंने अटकलबाजियों को मौका दिए बिना ही तीसरे मोर्चे, चौथे मोर्चे आदि को खारिज कर दिया। साथ ही कह दिया कि कुछ नया फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो पीके कुछ नए फार्मूले की तलाश में है, लेकिन फार्मूला कोई भी हो, कांग्रेस को बाहर रख पाना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसका प्रभाव देश के अलग अलग राज्यों में है। भले ही आज उसकी स्थिति खराब है, 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो उनकी सीटें कम हैं, लेकिन कांग्रेस को छोड़कर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसका एक तरह से प्रभाव या जिसका जनाधार देश के कई राज्यों में हो। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को बाहर रख पाना तो असंभव है। कहने को तो पीके ने ये सब कह दिया और कांग्रेस को बेहद जरूरी भी बता दिया, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। वैसे भी राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो आइए हम भी संभावनाओं का फार्मूला खेलते हैं। लेकिन आइए पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। इमरजेंसी के बाद देश ने पहली बार 1977 में गैर कांग्रेस सरकार केंद्र में देखी थी। जनता दल, भारतीय जनसंघ, समाजवादियों आदि ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन 826 दिन बाद सरकार दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर गिर गई। फिर चरण सिंह कांग्रेस के बाहरी सहयोग से प्रधानमंत्री बने और बिना संसद का सामना किए 170 दिन बाद रुखसत हो गए। 1989 में तीसरे मोर्चे का दिलचस्प प्रयोग हुआ। बोफोर्स रिश्वत कांड की आवाज उठाने वाले वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। उन्हें सहयोग दिया लेफ्ट ने और राइट यानी बीजेपी ने। लेकिन सरकार चली कुल 343 दिन। अब बारी थी चंद्रशेखर की। कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया, लेकिन 10 जनपथ के बाहर हरियाणा पुलिस के 2 जवानों की गश्त को बहाना बनाकर कांग्रेस ने सरकार गिरा दी, जो चली कुल 223 दिन। 1996 में एचडी देवेगौड़ा लेफ्ट और कांग्रेस के सहयोग से 324 दिन प्रधानमंत्री रहे। वो हटे तो इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने और 332 दिन का सत्ता सुख भोगा। इस देश में कुल मिलाकर 6 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो सत्ता में कुल मिलाकर 6 साल भी नहीं रहे, यानी एक के हिस्से में सत्ता का एक साल भी नहीं आया है। ये बात भारतीय मतदाता अच्छी तरह से जानते हैं और पीके भी इस बात को समझ रहे हैं। इसीलिए वो एक नए मोर्चे की बात, एक नई संभावना की बात, एक नए फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। वैसे ऐसा भी नहीं है कि इस देश में गठजोड़ की सरकारें चली ही ना हो। 1991 से 1996 तक नरसिंह राव की अल्पमत गठजोड़ सरकार सत्ता में रही, जिसने सबसे शानदार आर्थिक सुधार किए। 1998 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 दलों के साथ सरकार चलाई। इस सरकार ने देश को आधुनिक हाईवे दिए। 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी 26 दलों की गठजोड़ सरकार चलाई। मनरेगा से लेकर भोजन का अधिकार, अमेरिका से परमाणु करार से लेकर दर्जनों आर्थिक सुधार इस सरकार की खासियत रहे। यानी इस देश में गठजोड़ की सरकारें चल भी सकती हैं, 5 साल चल भी सकती हैं और काम भी कर सकती हैं, बशर्ते उस गठजोड़ की सरकार की धुरी कोई बड़ी पार्टी बने। पीके शायद इस तरफ ही इशारा कर रहे हैं।
नरसिंह सरकार इसलिए 5 साल चली क्योंकि कांग्रेस बड़े दल के रूप में धुरी का काम करती रही। अटल जी के समय बीजेपी, या यूं कहा जाए कि एनडीए ने मजबूत आधार दिया। मनमोहन सिंह सरकार 10 साल इसलिए चली क्योंकि कांग्रेस ने धुरी का काम किया। ऐसे में सवाल उठाया जा सकता है कि क्या अब नया फॉर्मूला जो भी होगा उसमें कांग्रेस का धुरी होना जरूरी होगा? कोई भी पार्टी इस तरह के कोई निर्णय नहीं कर सकती है। वो किसी प्रदेश में इसलिए चुनाव नहीं लड़ेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट बिखरे नहीं और जो विपक्ष की एकता हो जाए। विपक्ष की एकता तो पार्टियों के आपसी तालमेल से होती है। कोई पार्टी अपने आप को लड़ाई से बाहर निकाल ले, ये विपक्षी एकता की शर्त नहीं हो सकती। जहाँ क्षेत्रीय शक्तियाँ मजबूत हैं वहाँ उन्हें कांग्रेस को कुछ गुंजाइश देनी पड़ेगी। जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहाँ उसे दूसरे गैर विपक्षी और गैर भाजपा और गैर कांग्रेस दल हैं उनको गुंजाइश देनी पड़ेगी। पहला फॉर्मूला लोकसभा सीटों पर हार जीत के आंकड़ों पर आधारित है। इसमें अगर मगर बहुत है, यानी डगर मुश्किल है। कांग्रेस ही अकेली ऐसी पार्टी है जो पूरे भारत में हर राज्य में कभी न कभी राज कर चुकी है। भले ही 2014 में उसे 44 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 52 सीटें मिली हों, लेकिन उसे करीब 19 से 20% वोट मिला, यानी करीब 12 करोड़ वोट। आज भी लोकसभा की 204 सीटें ऐसे राज्यों में हैं जहां कांग्रेस या तो सत्ता में है या प्रमुख विपक्षी दल है। देश की लोकसभा की 543 सीटों में से 150 सीटों पर गैर कांग्रेस गैर बीजेपी दलों का कब्जा है। इसमें बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा शामिल हैं। ये दल चुनावी नतीजे पक्ष में आने पर कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। अब बची 400 सीटें। इन 400 सीटों में से कांग्रेस को 125 सीटों पर जोर लगाना है और बीजेपी को 400 में से 275 सीटें निकालनी हैं। इन 400 सीटों में से भी 150 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है और यहां बीजेपी के पक्ष में स्ट्राइक रेट 80% से ज्यादा है। इनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा जैसे राज्य शामिल हैं। यहां अगर कांग्रेस अच्छा करती है तो बीजेपी को हराने की सूरत निकल सकती है। बीजेपी यूपी के चुनाव दोबारा जीत लेती है। अगर यूपी का चुनाव बीजेपी हार जाती है तो ये सब चर्चाएं जो हो रही है वो बहुत तेज हो जाएंगी और सिर्फ चर्चाएं नहीं होंगी। फिर मुझे लगता है विपक्ष गोलबंद होने लगेगा, विपक्ष में तीव्रता आएगी। लेकिन इसका उल्टा, अगर यूपी का चुनाव बीजेपी दोबारा जीत जाती है तो ये सारी जो पहल हो रही है विपक्ष के द्वारा, मुझे लगता है इन पहल पर, मैं ये तो नहीं कहता पूर्ण विराम लगेगा, लेकिन एक रुकावट आएगी, वो कुछ न कुछ समय तक ठहर जाएगा। दूसरा फॉर्मूला ये है कि कांग्रेस को कहां ताकत नहीं लगानी है, इसी तरह क्षेत्रीय विपक्षी पार्टियों को कहां ताकत नहीं लगानी है। इस फॉर्मूले का मकसद यही है कि किसी भी तरह से एंटी मोदी वोटों का बिखराव नहीं हो। उदाहरण के लिए बंगाल में कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं मिली, तो उसे लोकसभा चुनाव वहां लड़ना ही नहीं चाहिए। सभी 42 सीटों पर ममता की पार्टी लड़े। बदले में ममता असम या नॉर्थ ईस्ट की किसी भी लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार ना उतारें। इसी तरह से जिन 150 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, वहां क्षेत्रीय दल लोकसभा चुनावों से दूर रहें। जैसे हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी लोकसभा चुनाव से दूर रहे और कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होने दे। बदले में विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ें। यहाँ दिक्कत यह है कि कोई भी पार्टी अपनी जमीन आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं होती है। मुझे लगता है ये बहुत ही गलत नीति होगी अगर इस तरह के किसी फॉर्मूले की कोशिश की गई, अगर इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म बनाया गया कि मोदी को हराने के लिए सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, तो ये शायद इसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। तीसरा फॉर्मूला वही है जो कांग्रेस का तमिलनाडु को लेकर फॉर्मूला है, यानी कांग्रेस सपोर्टिव रोल में रहे, सहयोगी की भूमिका में रहे, लीडिंग रोल में नहीं रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।